हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निर्भय एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अनअकैडमी आचार्य पर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपके लिए सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक यानी कि लगातार आपके लिए क्लासेस जो है अनअकैडमी आचार्य के टीम के द्वारा आपको दी जा रही हैं। ये क्लासेस ही आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होंगी। और अगर आप इसी तरीके से रेगुलरिटी में अपनी पढ़ाई करते रहे तो आपको एक जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब ठीक है ना? तो मैं आपको आज जो है थ्योरी पढ़ाऊँगा और एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊँगा जिससे आपके 1 या 2 क्वेश्चंस पेपर में श्योर आते हैं। यानी कि चाहे आप टीचिंग में यूपी टेट का एग्ज़ाम दें या फिर आप सी टेट का एग्ज़ाम दें या फिर आप रीट, एमपी टेट या फिर आप बिहार टेट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एसबी यानी कि टीचिंग से किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस कभी ऐसा नहीं हुआ है कि क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। और मैंने ये देखा है कि ये टॉपिक टीचर्स बहुत कम पढ़ाते हैं, है ना? कभी-कभी आपको पता है कि आप जो जर्नल जो टॉपिक होते हैं वो आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ को आप क्या करते हैं, उस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है ना? तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा और आपने नाम भी सुना होगा और जब आप क्वेश्चंस आएँगे तो आप ज़रूर अब आशा और उम्मीद के साथ कहूँगा मैं कि अब आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो इस टॉपिक से हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाएँगे, यानी कि अब आपकी प्रॉब्लम जो हो जाएगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चलिए, तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे। मैं आपको अपने शब्दों में कोशिश करूंगा कि आज के बाद ये टॉपिक आपको कभी ना पढ़ना पड़े। ठीक है ना बेटा? चलिए, तो आज की शुरुआत करते हैं संवेग। टॉपिक है बेटा संवेग। ठीक है ना? आपने जान समझ लिया होगा कि संवेग जो है वो क्या है? इमोशन है। क्या है बेटा? ये क्या है? इमोशन। इमोशन। ठीक है ना? इमोशन होता क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं, इमोशन जो है बेटा, इमोशन ये किस भाषा के शब्द से निकला है? तो अगर आपसे बात करेंगे, इमोशन जो है वो लैटिन भाषा की, किससे बेटा? लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज के किस शब्द से? इमूवर। किस शब्द से बेटा? इमूवर। इमूवर। ठीक है ना? अब बात करेंगे इमूवर क्या है, बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमूवर? बताइए इमूवर क्या है? तो अगर ये लैटिन लैंग्वेज की, लैटिन भाषा के इमूवर से बना है तो सभी लोग जानते हैं इमूवर का अर्थ क्या होता है। बेटा इसका अर्थ जो होता है वो लगाया जाता है उत्तेजना से। किससे? उत्तेजना से। ठीक है ना? इसका अर्थ होता है उत्तेजना। ठीक है ना? अब आप समझ गए, इसका अर्थ जो लगाया जाता है इमूवर का अर्थ है उत्तेजना, यानी कि किसी के अंदर उत्तेजित दशा का मतलब है इमूवर। ठीक है ना? अब इसको क्या कहा है, एक एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार हम समझेंगे इमोशन को, क्योंकि इसकी परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार। ठीक है ना? अब आप बताइएगा कि वुडवर्थ साहब ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि संवेग, इन्होंने बच्चा क्या कहा है? इन्होंने कहा है संवेग व्यक्ति की, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। संवेग व्यक्ति की क्या है? उत्तेजित अवस्था है। इन्होंने कहा है कि संवेग जो है वो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। ये बात किसने कही है बेटा? ये बात कही है वुडवर्थ साहब ने। ठीक है ना? अब क्या होगा, आपके पेपर में पूछा जाएगा, परिभाषा ये दे दी जाएगी कि बताइए संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, ये किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार या किस मनोवैज्ञानिक की ये डेफिनेशन है। तब आप बताइएगा वहां पे ये डेफिनेशन जो है वो किसकी है बेटा? आपके सामने है वुडवर्थ साहब।
ठीक है ना। चलिए अब लिखेंगे अगली परिभाषा। आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करते रहिए। आप लोग नोट कर लीजिए बेटा इसको। अगली जो परिभाषा है वो है वाटसन महोदय की। किसकी है बेटा? वाटसन। वाटसन के अनुसार, ठीक है ना। अब आप समझिएगा वाटसन महोदय क्या कहते हैं। नवजात शिशु में इन्होंने क्या कहा है? नवजात शिशु में मूल संवेग पाए जाते हैं। इन्होंने कहा नवजात शिशु में मूल संवेग पाए जाते हैं, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि नवजात जो शिशु होगा उसमें क्या होगा? मूल संवेग पाए जाते हैं। इन्होंने कहा है मूल संवेगों की जो संख्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि वाटसन ने बेटा मूल संवेगों की संख्या कितनी बताई है, तो ध्यान रखना इन्होंने मूल संवेगों की संख्या, बेटा मूल संवेगों की संख्या वाटसन साहब ने कितनी बताई है? तो ध्यान रखना 3 बताई है। कितनी बताई है? 3। इन्होंने कहा है कि बच्चे में मूल संवेग जो होंगे वो कितने होंगे? 3। अब आपसे पूछ लेगा कि बेटा इन्होंने बताए कौन कौन से मूल संवेग हैं, तो ध्यान रखना इन्होंने बताए हैं भय, क्रोध, भय, क्रोध और ध्यान रखना स्नेह, ठीक है ना। इन्होंने ये 3 बताए हैं क्या? इन्होंने ये 3 बताए हैं। ध्यान रखना वाटसन महोदय ने बताया है कि संवेग नवजात शिशु में सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 3 है, भय, क्रोध, स्नेह, ठीक है ना बेटा। चलिए अब बात करते हैं मैडम हरलॉक के अनुसार। अब आप देखिएगा मैडम हरलॉक महोदय क्या कहती हैं। मैडम हरलॉक के अनुसार, ठीक है ना। क्योंकि एक एक के हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है, तो इन्होंने क्या कहा? 1 माह तक, एक माह तक संवेगों का निर्माण होता है। 1 माह तक संवेगों का निर्माण होता है। 1 माह तक संवेगों का निर्माण होता है और 24 माह तक, और 24 माह तक सभी संवेग बालक में, सभी संवेग बालक में आ जाते हैं, ठीक है ना बेटा। इन्होंने क्या कहा है कि 1 माह तक संवेगों का निर्माण होता है और 24 माह तक सभी संवेग बालक में आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन 5 वर्ष में सभी संवेग कैसे होते हैं, यहाँ पे नोट पॉइंट लिखना है आपको। इन्होंने कहा है कि 5 वर्ष में, 5 वर्ष में सभी संवेग कैसे होते हैं बच्चा? ध्यान रखना 5 वर्ष में सभी संवेग स्थायी, 5 वर्ष में सभी संवेग जो होंगे वो कैसे होंगे? स्थायी हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। और स्थायी होने का मतलब क्या है?
स्थायी होने का मतलब स्टेबिलिटी आ गई। अब जब स्थायी हो जाएंगे तो वो बच्चा कैसे होंगे, सक्रिय हो जाएंगे। कैसे होंगे, सक्रिय हो जाएंगे। अगर अब एक एक लाइन को यहाँ पे समझेंगे आप मेरे साथ। मैडम हरलॉग महोदय ने संवेग के बारे में बताया है कि इन्होंने कहा है कि अगर एक माह में बच्चे में संवेगों का क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन, निर्माण हो रहा है, निर्माण तो हो जाता है, लेकिन 24 माह तक वो कैसे होते हैं, संवेग बालक में आ जाते हैं। अब एक माह तक संवेगों का निर्माण हुआ, 24 माह यानी कि 2 वर्ष तक वो संवेग बालक में आए। अब 5 वर्ष में वो कैसे होंगे, सक्रिय हो जाएंगे। यानी कि बेटा वो कैसे होते हैं, स्थायी हो जाते हैं, परमानेंट क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। बात क्लियर है, समझ गए होंगे। तो फिर आगे चलते हैं बेटा। चलिए शिप्टस के अनुसार देखेंगे, अगला मनोवैज्ञानिक है शिप्टस। फटाफट से आप लोग देखिए, लिखते रहिएगा और क्या है, स्क्रीनशॉट भी आपको लेना है, ठीक है ना। चलिए शिप्टस के अनुसार, शिप्टस के अनुसार, चलिए अब देखते हैं बेटा शिप्टस महोदय क्या कहते हैं। इन्होंने कहा है कि संवेग बालक में जन्म से, संवेग बालक में जन्म से नहीं होते हैं, जन्म से नहीं होते हैं। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि संवेग जो होंगे वो बालक में क्या नहीं होंगे बेटा, जन्म से नहीं होंगे। बात क्लियर है, यानी कि इन्होंने कहा कि जन्म से नहीं होते, बाद में क्रिएट हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे, अगला मनोवैज्ञानिक, यानी कि बेटा अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पर ध्यान दे रहे हैं, है ना। यानी कि एक एक परिभाषा, एक एक मनोवैज्ञानिक की, यानी कि आपको क्या है, नोट करते रहना है। और इसको हमेशा आपसे एक परिभाषा पेपर में पूछी जाएगी और पूछेगा कि संवेग बालक में जन्म से नहीं होते हैं, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। ठीक है ना बेटा, तो ये बात किसने कही है, शिप्टस महोदय ने कही है। अब देखेंगे ब्रजेश के अनुसार, ब्रजेश के अनुसार, ठीक है ना। ब्रजेश क्या कहते हैं, बताइएगा। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है शिशु के जन्म के समय, शिशु के जन्म के समय एक संवेग, जन्म के समय एक संवेग उत्तेजना, एक संवेग उत्तेजना होता है लगभग, बेटा इन्होंने क्या कहा है, शिशु के जन्म के समय एक संवेग होता है लगभग 2 वर्ष में बालक में, लगभग 2 वर्ष में बालक में सभी संवेग आ जाते हैं, सभी संवेग आ जाते हैं, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि शिशु के जन्म के समय बालक में एक संवेग होगा जिसका नाम है उत्तेजना, लगभग 2 वर्ष में बालक में बेटा क्या होगा, सभी संवेग आ जाते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी आपके साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहे हैं अब आपके सामने, सभी लोग जानते हैं मैकडूगल के अनुसार।
विलियम मैकडूगल के अनुसार बताइए। विलियम मैकडूगल साहब ने, यानी कि सबसे ज्यादा अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो इन्हीं के अनुसार ज्यादातर चांसेस ये हैं कि आपसे विलियम मैकडूगल ही पूछता है ना। तो विलियम मैकडूगल के अनुसार ध्यान रखना, इनकी बेटा पुस्तक जो है बहुत फेमस है, जो सबसे पहले आपको मैं नोट करवाऊं। इनकी जो बुक है वो कौन सी है, सभी लोग जानते हैं, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इनकी बुक है बेटा वो कौन सी है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान की अवधारणा। मनोविज्ञान की अवधारणा, ठीक है ना बेटा। ये मनोविज्ञान की अवधारणा जो है वो किसकी है, सभी लोग जानते हैं विलियम मैकडूगल साहब की है। संवेग मूल प्रवृत्तियों से जन्म लेते हैं, इन्होंने बस एक बात कह के खत्म कर दी। इन्होंने कहा, देखिए विलियम मैकडूगल साहब ने क्या कहा बेटा, इन्होंने कहा कि बच्चे में संवेग जो होंगे, संवेग मूल प्रवृत्तियों से, संवेग मूल प्रवृत्तियों से जन्म लेते हैं। ठीक है ना बेटा। ये जो जन्म, यानी कि ध्यान रखना, संवेग जो होंगे वो मूल प्रवृत्तियों से जन्म लेंगे। अब जितने मूल प्रवृत्ति होंगे उतने संवेग हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विलियम मैकडूगल साहब ने टोटल कितने मूल प्रवृत्तियों की बात की है बेटा, तो आप सभी जानते हैं कि मैकडूगल साहब ने 14, यानी कि 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। इन्होंने कितनी बेटा मूल प्रवृत्ति बताई हैं, इन्होंने बताई हैं कि हर व्यक्ति में 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति बताई तो 14 संवेग होंगे, क्योंकि इनकी परिभाषा आपको क्या कह रही है, संवेग मूल प्रवृत्तियों से जन्म लेते हैं। अब मूल प्रवृत्ति बता दें इन्होंने 14, तो संवेग कितने हो जाएंगे बताओ। आप सभी लोग कमेंट करके बताओ बेटा, संवेग कितने हो जाएंगे, बताओ सभी लोग कमेंट करो, कितने हो जाएंगे संवेग। तो एक तरफ अब हम लिखेंगे बेटा मूल प्रवृत्ति और एक तरफ लिखेंगे संवेग, ठीक है ना। अब एक तरफ आप लिख लीजिएगा मूल प्रवृत्ति, क्योंकि इनका पेपर में ये पूछ लिया जाता है, मूल प्रवृत्ति, और एक तरफ आप लिखेंगे संवेग, ठीक है ना। यानी कि कौन सी मूल प्रवृत्ति होगी और कौन सा संवेग होगा, ये आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर मूल प्रवृत्ति की बात करेंगे बेटा, पलायन। पलायन क्या है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, पलायन मूल प्रवृत्ति है या संवेग है, ठीक है ना बेटा। तो पलायन क्या है, मूल प्रवृत्ति है। लेकिन अगर मैं बात करूं पलायन, यानी कि कहा जाता है ना कि पलायन यानी कि वो व्यक्ति पलायन हो गया, यानी कि वो व्यक्ति डर गया, वो व्यक्ति भाग गया, है ना। तो पलायन, पलायन माने क्या होता है, सभी लोग जानते हैं। संवेग क्या है, भय, यानी कि पलायन व्यक्ति कब करेगा बताओ, पलायन व्यक्ति तभी तो करेगा जब डर जाएगा, तो डर जाएगा तो भाग जाएगा। तो पलायन मतलब क्या है बेटा, भाग जाना, ठीक है ना। भय, भय क्या है, संवेग है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपसे बात करूं दूसरी, युत्सा। युत्सा बेटा क्या है, ये पेपर में बहुत पूछी गई, इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ये बहुत बार आपसे पेपर में पूछा गया है, युत्सा। युत्स माने क्या होता है, दो विचारों का मतलब टकराना, दो विचारों का। युत्सा मतलब क्या होता है बेटा, युद्ध करने की इच्छा,
किसी व्यक्ति युत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा, ठीक है ना। तो इसका संवेग बेटा क्या होगा, क्रोध, यानी कि क्रोध में ही तो दो व्यक्ति टकराएंगे, और जब दो व्यक्ति टकराएंगे तो क्या होगा, युद्ध होगा, ठीक है ना। तो युद्ध के लिए क्या है, युत्सा है, ठीक है ना। तीसरी है बेटा निवृत्ति। निवृत्ति क्या है, निवृत्ति आपकी बेटा क्या है, मूल प्रवृत्ति है। और निवृत्ति माने क्या होता है, यानी कि लोग कहते हैं ना, अरे उससे निवृत्ति हो गई, अरे उससे क्या हुई, घृणा हो गई, यानी कि आपको किसी से घृणा हो जाए, निवृत्ति हो जाए, है ना। तो इसका संवेग बेटा क्या है, घृणा, ठीक है ना। तो घृणा क्या है, संवेग है, निवृत्ति, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, संतान कामना। तो बेटा संतान कामना क्या है, बताइएगा। संतान कामना, तो संतान कामना क्या है मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, संतान कामना जो है वो मूल प्रवृत्ति है, और इसका संवेग क्या है, वात्सल्य। संवेग क्या है बेटा, वात्सल्य, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, शरणागति, यानी कि कोई भी व्यक्ति किस में आए, आपकी शरण में आए, शरणागति, ठीक है ना। तो शरणागति क्या है बेटा, ये आपकी मूल प्रवृत्ति है, शरणागति, ठीक है ना। अब शरणागति जब मूल प्रवृत्ति है तो संवेग क्या हो जाएगा, यानी कि जब कोई आपके शरण में आएगा तो आपको क्या होगी, करुणा होगी, क्या होगी बेटा, करुणा होगी, यानी कि आप उसको क्या करेंगे, भगा देंगे क्या, आप उस पे क्या करेंगे, दया करेंगे, यानी कि क्या है, करुणा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, काम प्रवृत्ति, बेटा क्या है, आप काम प्रवृत्ति जो है वो क्या है, सभी लोग जानते हैं, काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति क्या है, ये एक मूल प्रवृत्ति है, ठीक है ना। कामुकता क्या है, इसका संवेग है, संवेग क्या है बेटा, कामुकता, कामुकता क्या है, संवेग, यानी कि काम प्रवृत्ति क्या है, मूल प्रवृत्ति, और कामुकता क्या है, आपका संवेग, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं, 7 नंबर पर क्या होगा, जिज्ञासा। ये तो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ये तो पेपर में बेटा बहुत बार पूछा गया है, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिखेंगे, इसको आप क्या लिखेंगे बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिएगा, ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी जिज्ञासा। जिज्ञासा का संवेग क्या है बेटा, आश्चर्य, क्या है, आश्चर्य, आश्चर्य क्या है, संवेग है। और जिज्ञासा पेपर में पूछा क्यों जाता है, कि लगता है जिज्ञासा जो है ना वो क्या है, संवेग है, लेकिन जिज्ञासा एक्चुअल में बेटा क्या है, मूल प्रवृत्ति है, समझ गए ना। दैन्य, आगे देखेंगे, 8वीं मूल प्रवृत्ति है बेटा दैन्य, है ना, दैन्य। अब दैन्य की जो है ना बेटा, क्या हो जाएगा संवेग, आत्महीनता, क्या हो जाएगा, आत्महीनता, आत्महीनता, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला, आत्मगौरव। आत्मगौरव क्या है, आत्मगौरव, बेटा आत्मगौरव क्या है, आत्मगौरव मूल प्रवृत्ति है, ठीक है ना। आत्मगौरव, अब आत्मगौरव जो है वो क्या है, आत्म अभिमान, आत्म अभिमान क्या है, संवेग है, ये क्या है बेटा, आपका आत्म अभिमान जो है वो क्या है, संवेग। नेक्स्ट देखेंगे 10, क्या है, सामूहिकता। सामूहिकता क्या है, मूल प्रवृत्ति है, क्या है, सामूहिकता मूल प्रवृत्ति है, यानी कि ये आपको पूरे याद करने हैं, 14 की 14 याद करनी है, क्योंकि कोई भी आपके पेपर में पूछी जा सकती है। तो सामूहिकता का क्या है बेटा, एकाकीपन, एकाकीपन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 11 नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, भोजन तलाश। भोजन तलाश क्या है बेटा, मूल प्रवृत्ति है, क्या है, भोजन तलाश, भोजन तलाश, ये क्या है,
यानी कि भोजन की तलाश यानी कि हर व्यक्ति को होती है, लेकिन आप भोजन तो रोज तलाशते हैं, लेकिन आप बताइए भूख हर समय लगती है क्या? नहीं। तो भूख क्या है बेटा? संवेग है। भूख क्या है? संवेग है ना? चलिए आगे देखते हैं। अगले नंबर पर अधिकार। अधिकार क्या है? मूल प्रवृत्ति है। बेटा अधिकार क्या है? अधिकार आपकी मूल प्रवृत्ति है, लेकिन ध्यान रखना किसी चीज का अधिकार, अधिकार का संवेग क्या होगा? संग्रहण। क्या होगा बेटा? संग्रहण। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा? कृतिभाव। कृतिभाव बेटा क्या है? कृतिभाव जो है वो क्या है? आपकी मूल प्रवृत्ति है। यानी कि कृतिभाव का मतलब क्या है? बनाने में। कृतिभाव मतलब क्या है बेटा? बनाने में। अब ध्यान रखना इसका संवेग क्या हो जाएगा? रचना धर्मिता। क्या हो जाएगा? रचना धर्मिता। ठीक है ना? रचना धर्मिता। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 14 आमोद। ये लास्ट है बेटा मूल प्रवृत्ति आपकी, आमोद। ये भी पेपर में बहुत बार पूछी गई है। आमोद माने क्या होता है बेटा? मेल मिलाप। ठीक है ना? या कह सकते हैं खेल कूद। तो इसका जो है संवेग क्या होगा? हास। क्या होगा? हास। ठीक है ना? चलिए बात क्लियर है। तो ये बेटा विलियम मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां थीं और 14 संवेग। ठीक है ना? अब हम आगे देखेंगे कि मूल प्रवृत्तियों को क्या है? मूल प्रवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना? चलिए सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा, और क्या करेंगे? लाइक भी करेंगे, है ना? सभी साथी क्या करेंगे? एक बार सेशन को लाइक करेंगे और शानदार तरीके से अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये क्लास जो है वो क्या है? आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है ना बेटा? ये क्लास जो है वो आपके लिए क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, और ये क्लास आपको आपके सभी एग्जाम्स में हर क्वेश्चन यानी कि नहीं, लेकिन एक या दो क्वेश्चन आपके जो पेपर में आएगा वो आप जरूर कर पाएंगे, है ना बेटा? चलिए अब मैं आपसे बात करूंगा संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, है ना बेटा? चलिए संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना बेटा? संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना? यानी कि कौन से वो फैक्टर होंगे जो इफेक्ट करेंगे किसको? संवेगों को। ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर बात करेंगे बेटा पॉइंट नंबर 1, तो बेटा वंशानुक्रम। क्या होगा? वंशानुक्रम। यानी कि आपकी हेरिडिटी जो है वो क्या करेगी? संवेगों को प्रभावित करेगी, हाँ या ना? बताइए सभी लोग एक बार कमेंट करिए कि क्या संवेगों को प्रभावित वंशानुक्रम करेगा? तो बिल्कुल करेगा। ठीक है ना बेटा? वंशानुक्रम। दूसरे नंबर पर अगर वंशानुक्रम वातावरण ऐसा हो नहीं सकता ना हो, तो क्या होगा बेटा? वातावरण। यानी कि आपके संवेगों को प्रभावित वंशानुक्रम करेगा, तो बेटा वातावरण भी करेगा। ठीक है ना? तीसरा बेटा लिंग। ठीक है ना? तीसरा क्या हो जाएगा? लिंग। ठीक है ना? चलिए अब शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है, यानी कि शारीरिक रूप से, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है। ठीक है ना बेटा? चलिए भूख व थकान। भूख व थकान यानी कि आपके
संवेग को प्रभावित आपका वातावरण, वंशानुक्रम, लिंग, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, भूख व थकान, आपकी निर्धनता, आपकी बेटा निर्धनता, गरीबी, यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, पैसा नहीं है तो नहीं आ सकता, पैसा बहुत जरूरी है आपके जीवन में, यानी कि निर्धनता, गरीबी है तो आपके अंदर संवेग भी वैसे ही आएंगे गरीबों जैसे। ठीक है ना बेटा? चलिए आगे देखते हैं। पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, यानी कि परिवार की स्थिति भी आपके क्या है, संवेगों को प्रभावित करती है। ठीक है ना बेटा? देखिएगा, बुद्धि, आपकी बुद्धि भी क्या करती है, संवेगों को प्रभावित करती है। ठीक है ना बेटा? चलिए, आपका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व यानी कि आपकी पर्सनालिटी भी क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है ना? आयु की, आयु भी प्रभावित करती है। अगर मैं बात करूं बेटा आपकी एज, आयु भी प्रभावित करती है। ठीक है ना? आपकी एज भी क्या करती है बेटा, प्रभावित करती है। यानी कि आप जानते हैं कि आपकी एज जब हो जाएगी पढ़ाई की, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप स्टडी कर रहे हैं, अब जब आप हो जाएंगे 30 वर्ष के, 40 वर्ष के, 50 वर्ष के, 60 वर्ष के, 70 वर्ष के, अब आप मुझे बताइए, जितनी आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि किसी की एज 25 होगी, किसी की एज 22 होगी, लेकिन इतनी ही पढ़ाई आप क्या 50 वर्ष के हो जाएंगे तो कर पाएंगे? यानी कि तब आप नहीं बैठ पाएंगे, तब आपके अंदर जो संवेग होंगे वो नहीं आएंगे कि हमें ये कर लें वो कर लें। आपके घर में आपके दादा होंगे, तो आपके दादा सोचते हैं कि नहीं लाओ किताब में पढ़ के ये एग्जाम निकाल दूंगा तो मेरे जीवन में ये बदलाव आ जाएगा, ऐसा नहीं ना, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नहीं, अब नहीं हो सकता। तो एज भी क्या है, बहुत बड़ा फैक्टर है संवेगों को प्रभावित करने के लिए, है ना बेटा? तो ध्यान रखना, संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, वातावरण, लिंग, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, भूख व थकान, निर्धनता, आपके पारिवारिक स्थिति। बेटा निर्धनता गरीबी है तो भी संवेग प्रभावित होंगे, यानी कि अच्छे बहुत ज्यादा आपको महान कार्य करने के अंदर संवेग ही नहीं है। पारिवारिक स्थिति, परिवार में लड़ाई झगड़ा, सॉरी, परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, परिवार में रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, टेंशनें बहुत ज्यादा हैं, तो भी आपके अंदर संवेग प्रभावित करेंगे। बुद्धि, यानी कि बुद्धि है ही नहीं तो संवेग भी वैसे ही आएंगे, ना बुद्धि होने जैसे ही, है ना? किसी के अंदर संवेग, बुद्धि बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर संवेग भी क्या आएंगे, कुछ बड़ा करने के आएंगे, है ना बेटा? चलिए बात करेंगे व्यक्तित्व, यानी कि जैसी आपकी पर्सनालिटी होगी, आपका व्यक्तित्व आपके अंदर संवेग क्या करता है, क्रिएट करता है, प्रभावित करेगा। आयु, आपकी एज बहुत ज्यादा प्रभावित करती है ना बेटा? तो इनमें से जब भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से नहीं है? तो बेटा इनमें से फिर कोई सा भी एक विकल्प आपके एग्जाम में नहीं होगा ऑप्शन में, और वही आपके लिए सही हो जाएगा, नहीं पूछेगा तब। बात क्लियर है? चलिए, ठीक है ना? अब पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास की विशेषताएं, यानी कि संवेगों के विकास की विशेषताएं क्या है। ठीक है ना? तो सभी लोग जानते हैं बेटा, विशेषताएं, क्वालिटी अब आपको पढ़नी है। संवेगों के संवेगात्मक विकास की एक एक विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे संवेगात्मक विकास की विशेषता, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि संवेगात्मक विकास की विशेषता निम्नलिखित में से एक नहीं है ना बेटा? तो आपसे संवेगात्मक विकास की विशेषता जब पूछेगा नहीं, तो जो मैं लिखवाऊंगा वो
3 विकल्प में होगा, एक ऐसा होगा जो नहीं होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो संवेग बेटा कैसे होते हैं, ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। संवेग सार्वभौमिक होते हैं। संवेग बेटा कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। बात क्लियर है? चलिए बेटा, संवेग कैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। संवेगों का विकास क्रमिक होता है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे। संवेगों का विकास कैसा होता है, क्रमिक होता है। कैसा होता है बच्चा, क्रमिक होता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। संवेगों का विकास संवेगों का विकास साधारण से जटिल की ओर होता है। साधारण से साधारण से जटिल की ओर होता है। ठीक है ना बेटा, संवेगों का विकास साधारण से जटिल की ओर होता है। बात क्लियर है? चलिए, यानी कि ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, बालकों के संवेग बालकों के संवेग प्रौढ़ों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हैं। प्रौढ़ों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हैं। ठीक है ना बेटा, बालकों के संवेग प्रौढ़ों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट विशेषता देखेंगे। विशेषता नंबर 5, बालकों के संवेग बालकों के संवेग मूर्त वस्तुओं पर बालकों के संवेग मूर्त वस्तुओं पर, जबकि वयस्क या प्रौढ़ों के संवेग जबकि प्रौढ़ों के संवेग मूर्त व अमूर्त दोनों पर होते हैं। मूर्त व अमूर्त दोनों पर होते हैं। ठीक है ना बेटा, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। 6, अगला पॉइंट कह रहा है बालकों के संवेग प्रौढ़ों की अपेक्षा बालकों के संवेग प्रौढ़ों की अपेक्षा अधिक तीव्र व क्षणिक होते हैं। अधिक तीव्र व क्षणिक होते हैं। ठीक है ना, और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, संवेगों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ठीक है ना बेटा, संवेगों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है।
व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अब आपके सामने बेटा ये हो गई हैं विशेषताएं, ठीक है ना। आप एक एक को समझ लीजिएगा मेरे साथ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, हमने आपको बताया संवेगात्मक विकास की विशेषता। तो विशेषता बेटा पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है, देखिएगा पॉइंट नंबर 1 कह रहा है संवेग सार्वभौमिक होते हैं। यानी कि सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, होंगे ही होंगे। इसको आप क्या नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते, ठीक है ना बेटा। चलिए अब बात करेंगे संवेगों का जो विकास होगा, यानी कि संवेगों का जो बेटा विकास होगा वो क्या होगा, क्रम होगा। यानी कि इसका एक क्रम होगा, ऐसा नहीं होता कि सडन से आए और अचानक से संवेग हो जाएगा, नहीं, यानी कि क्रम से होंगे, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, संवेगों का विकास साधारण मतलब इजी, सिंपल, और जटिल मतलब कठिन, ठीक है ना। साधारण से जटिल की ओर होता है, यानी कि पहले साधारण होंगे, फिर बाद में क्या होगा, कठिन संवेग आएंगे। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि बालकों के संवेग प्रौढ़ों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हैं। यानी कि बालकों के क्या है कि हमें संवेग दिख जाएंगे, यानी कि वो रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा, ये क्या है, ये बेटा सब हमें दिख जाते हैं। लेकिन अब जैसे आप अभी हमसे नाराज हो या किसी से भी नाराज हो, तो आप क्या है, आप बताओगे नहीं, बताओगे, क्योंकि आप अपनी गुस्सा को क्या है, अलग तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि आपके संवेग दिखेंगे नहीं। बच्चा अगर किसी से नाराज हो रहा है तो क्या है, वो सामने बोल देगा। लेकिन अगर आप किसी से नाराज हो रहे हैं तो सामने बोलेंगे नहीं, बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे के संवेग तो रिप्रेजेंट हो जाएंगे, लेकिन प्रौढ़ों के नहीं, यानी कि वयस्कों के संवेग हमें नहीं दिखते। पांचवा पॉइंट कह रहा है बालकों के संवेग मूर्त वस्तुओं पर, मूर्त का मतलब क्या है बेटा, मतलब वो चीज हमें दिख रही है, यानी कि कोई भी वस्तु हमें दिख रही है, बालक हमेशा देख करके ही संवेग क्रिएट करेंगे। लेकिन प्रौढ़ों के यानी कि आपकी अगर बात करेंगे तो आपके संवेग बेटा देख करके भी आ सकते हैं, और अमूर्त यानी कि अब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी कि बिना देखे भी वस्तु को आपके क्या है, इमोशंस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगले पॉइंट में देखेंगे क्या कह रहा है, बालकों के संवेग प्रौढ़ों की अपेक्षा अधिक तीव्र क्षणिक होते हैं। यानी कि बालक का क्या है, बालक के गुस्सा आई तो बालक के जो संवेग है वो प्रौढ़ों की अपेक्षा क्या होंगे, अधिक तीव्र। बच्चा एकदम से गुस्सा करेगा, एकदम से रिएक्ट करेगा, लेकिन आप रिएक्ट नहीं करेंगे ना तुरंत से। और बच्चे के जो संवेग होते हैं वो बहुत क्षणिक होते हैं, यानी कि वो तुरंत अगर क्या है, रोने लग रहा है चॉकलेट के लिए और उसको चॉकलेट मिली तो तुरंत हंसने लगेगा, खुश हो जाएगा, यानी कि ये क्या है बेटा, क्षणिक होते हैं। बात क्लियर है। संवेगों में व्यक्तिगत क्या पाई जाती है बेटा, भिन्नता पाई जाती है, यानी कि सबके संवेग कैसे हैं, अलग अलग हैं, यानी कि किसी के भी संवेग एक जैसे नहीं होते हैं। सभी के संवेग कैसे हैं बेटा, एक जैसे नहीं होते हैं। बात क्लियर है। तो यानी कि ये जो है बेटा क्या है, संवेगात्मक विकास की विशेषताएं थी। बात क्लियर है, हाँ या ना, फटाफट से एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे कि सर हमें यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना बेटा। अगर आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो चलिएगा अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं संवेगों पर आपका नियंत्रण कैसे होगा, है ना बेटा। अब क्या देखेंगे, संवेगों पर नियंत्रण, यानी कि बेटा संवेगों पर नियंत्रण। तो सबसे पहले आप जानते हैं क्या होगा, अपने आप को व्यस्त करना, अध्यवसायी, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले क्या होगा, अध्यवसायी। अध्यवसायी का मतलब क्या है, जैसे आपको संवेगों पर अपने नियंत्रण पाना है तो आप क्या करिए, अध्यवसायी हो जाइए,
आप अपने आप को व्यस्त कर लीजिए। आप व्यस्त रहेंगे तो आपको फालतू की खुरापातों को सोचने के लिए आपके पास समय ही नहीं होगा, तो आपके अंदर इमोशंस नहीं आएंगे। ठीक है ना बेटा। दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, शमन करना, यानी कि आप क्या करेंगे, किसी भी चीज का शमन करना। शमन का मतलब क्या होता है बेटा, जानबूझ करके निकाल देना, यानी कि किसी भी चीज का आपने जानबूझ करके इग्नोर कर दिया, यानी कि समन मतलब आपकी इच्छाएं समन हो गई, आपकी जिज्ञासाओं का शमन हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर शमन हो गई वो चीज, यानी कि आपके संवेग जो है, आपने क्या किया, जानबूझ करके उनको इग्नोर कर दिया, अपने आप से निकाल दिया। ठीक है ना। आगे देखेंगे विस्थापन। बेटा अगला पॉइंट क्या होगा, विस्थापन। ठीक है ना। विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या है बेटा, किसी दूसरी जगह पर लगा देना, यानी कि आपको, आपके संवेग हैं कि आपको खाना है मान लीजिए 5 स्टार होटल में, लेकिन अब आपके पास पैसा कम है, तो आपने सोचा चलिए ठीक है हम कहीं ढाबे पे खा लेते हैं, तो यानी कि आपने क्या किया, उस अपने संवेग को क्या किया, विस्थापित कर दिया, दूसरे जगह आपने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना। आगे देखेंगे बेटा प्रतिगमन। क्या होगा, प्रतिगमन। अब बताइए प्रतिगमन का मतलब क्या है बेटा, रिवीजन। आप किसी भी चीज का क्या कर रहे हैं, सहायता ले रहे हैं, यानी कि प्रतिगमन कर रहे हैं, यानी कि सहारा लेना। प्रतिगमन मतलब क्या है बेटा, सहारा लेना। दूसरा क्या है, नियंत्रण में ध्यान रखना बेटा, बुद्धि। आपकी जो बुद्धि होगी वो क्या होगी, बुद्धि। तो बुद्धि भी क्या करती है, संवेगों पर नियंत्रण करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से संवेगों पर नियंत्रण किसके द्वारा होगा, तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि बेटा देखिए, अगर अध्यवसायी आप अपने आप को क्या कर लेंगे, व्यस्त कर लेंगे। आपने शमन कर लिया, यानी कि आपने इच्छाओं को दमन कर दिया, शमन कर दिया, खत्म कर दिया, या किया जानबूझ करके उसको निकाल दिया, इग्नोर कर दिया। विस्थापन बेटा क्या है, सभी लोग एक बार जानते हैं कि विस्थापन जो है ना, आपने इस जगह का उठा के दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया, यानी कि विस्थापन कर दिया। प्रतिगमन का मतलब क्या है, तो सभी लोग जानते हैं कि आपने किसी चीज का सहारा ले लिया, यानी कि आप अगर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो आप अपने दोस्त को फोन करते हैं, आप अपने सहेली से मिलने जाते हैं, आप अपने, यानी कि किसी न किसी से क्या करते हैं, सहारा ले लेते हैं। ठीक है ना। प्रतिगमन। बुद्धि भी क्या करती है, नियंत्रण। जो लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, आप जानते हैं उनके संवेग कंट्रोल में रहते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो बहुत जल्दी क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, संवेग पर नियंत्रण है। ठीक है ना। तो कोशिश करता हूं मैं कि मैं आपको रिवाइज करवा दूं, जिससे कि क्या होगा कि आप पूरे टॉपिक को 1 मिनट में फटाफट से रिवाइज करेंगे और आप मेरे साथ फिर पूरा टॉपिक समझ लेंगे। देखिए, मैंने बेटा शुरुआत कहाँ से किया था, देखिए मैंने आपको बताया था इमोशन। इमोशन बेटा क्या है, एक इंग्लिश वर्ड का शब्द है इमोशन। इमोशन बेटा कहाँ से आया है, लैटिन लैंग्वेज के इमूवर से आया है। इमूवर का मतलब है बेटा क्या, उत्तेजना। तो उत्तेजना जो है क्या है, सभी लोग जानते हैं, आगे की ओर गति देना। संवेग का मतलब क्या है, देने, आगे की ओर गति देने वाले वो सभी कारक। संवेग का मतलब क्या है, आगे की ओर गति देने वाले वो सभी कारक, सभी फैक्टर, सभी पक्ष हैं। ठीक है ना। इसकी हमने बेटा एक एक आपको क्या करवाई है, परिभाषा करवाई है, देखिएगा। वुडवर्थ संवेगों की उत्तेजित अवस्था बता रहे हैं। वॉटसन महोदय कह रहे हैं नवजात शिशु में मूल संवेग पाए जाते हैं। मूल संवेगों की संख्या बेटा कितनी है, 3 है। अब इन्होंने बताए हैं भय, क्रोध, स्नेह। मैडम हरलॉक क्या कहती हैं, देखिएगा। मैडम हरलॉक का कहना है कि
1 माह में संवेगों का निर्माण होता है और 24 माह तक सभी संवेग बालक में आ जाते हैं। लेकिन 5 वर्ष में सभी संवेग क्या होते हैं बेटा? स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि स्थायी हो जाते हैं। ठीक है ना? सिप्टस कह रहे हैं कि संवेग बालक में जन्म नहीं होता, यानी कि जन्म से नहीं होंगे संवेग। ठीक है ना? आगे देखेंगे ब्रजेश क्या कह रही हैं। शिशु के जन्म के समय एक संवेग उत्तेजना केवल होता है, लगभग 2 वर्ष में बालक में सभी संवेग आ जाते हैं। ठीक है ना बेटा? चलिए, अब मैंने आपको बताया था विलियम मैकडूगल में, तो विलियम मैकडूगल की बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अवधारणा। इन्होंने इस बुक में क्या बताया है? संवेग मूल प्रवृत्तियों से जन्म लेते हैं। इन्होंने कहा है कि मैकडूगल साहब ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी, तो जाहिर सी बात है कि बेटा कितने संवेग हो जाएंगे? 14 ही संवेग हो जाएंगे। चलिए, अब इनकी हमने आपको 14 के 14 बता दिए हैं। कौन कौन से मूल प्रवृत्ति हैं देखिएगा, स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिएगा। युद्ध, पलायन, भय, युत्सा, क्रोध, निवृत्ति, घृणा, संतान कामना, वात्सल्य, शरणागति, करुणा, काम प्रवृत्ति, कामुकता, जिज्ञासा, आश्चर्य। ठीक है ना? दैन्य, आत्महीनता, आत्मगौरव, आत्माभिमान, सामूहिकता, एकीकरण, भोजन तलाश, भूख, अधिकार, संग्रहण, कृतिभाव, बेटा रचना, धार्मिकता, आमोद, हास। ठीक है ना? चलिए, फिर मैंने आपको क्या बताया बेटा? फिर मैंने आपको करवाया कि संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, लिंग, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, भूख व प्यास, थकान, निर्धनता, पारिवारिक स्थिति, बुद्धि, व्यक्तित्व, आयु, आपकी एज। चलिए, आगे मैंने आपको क्या करवाया बेटा? इनकी करवाई थी विशेषताएं। ठीक है ना? यानी कि संवेग विकास की कौन कौन सी होंगी विशेषताएं? संवेग सार्वभौमिक होते हैं, संवेगों का विकास क्रमिक होता है, संवेगों का विकास साधारण से जटिल की ओर होता है, संवेग बालकों में प्राणों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हैं, बालकों के संवेग मूल वस्तुओं पर होते हैं, जबकि प्राणों के दोनों पर होते हैं, मूर्त और अमूर्त पर। बालकों के संवेग प्राणों की अपेक्षा अधिक तीव्र व क्षणिक होते हैं। संवेगों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ठीक है ना? आगे देखिए, संवेगों पर नियंत्रण आप कैसे पा सकते हैं? तो अध्यवसायी, यानी कि आप अध्ययन करिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है ना? अब शमन, किसी चीज का शमन कर देना, खत्म कर देना। विस्थापन मतलब बेटा होता है ट्रांसफर कर देना। और ध्यान रखना, प्रतिगमन क्या होता है? किसी चीज का हेल्प ले लेना, सहारा ले लेना। और ध्यान रखना बेटा, बुद्धि, यानी कि जितनी बुद्धि होगी उतने ही संवेग क्या होंगे? आपके कंट्रोल में रहेंगे। यानी कि मैं आशा और उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, फिर मैं आपसे आज इतना ही रखता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। आप लोग जुड़े रहिएगा अनअकैडमी आचार्य पर और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अनअकैडमी आचार्य जो टीम है वो आपके सिलेक्शन तक आपके लिए कटिबद्ध है। शब्दों के माध्यम से हमारे आपके बीच में जो जुड़ाव होता है, आप सभी लोग हमसे जुड़ते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। शब्बा खैर। टू टेक केयर योर सेल्फ। आप अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, और ध्यान रखिए, मेहनत और तैयारी अपनी बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। ठीक है ना? तो फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। आपको और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच।